देखिए भाई, कल हम बता रहे थे कि संहिता संहिता के बारे में बात करें तो आचार्य पाणिनि ने कहा कि भाई परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, वर्णों की अत्यधिक समीपता को ही संहिता के नाम से जाना जाता है। तो देखें, अब हमने कहा ये संहिता हो गई, संहिता बोले तो संधि, लेकिन आचार्य पाणिनि ने कहा कि संहिता के भी स्थान निर्धारित हैं, जिनमें 3 तो नित्य स्थान है और 1 अनित्य स्थान है। जो नित्य नहीं है, जो विवक्षा के आधार पर है। तो देखें संहिता के स्थान, ठीक भाई, संहिता। अब संहिता के स्थान कितने हैं? अगर कोई तुमसे पूछे तो संहिता के 4 स्थान हैं। कितने स्थान हैं? 4, जिनमें 3 नित्य हैं और 1 अनित्य है। तो देखें कैसे है। संहितैकपदे नित्या, संहितैकपदे नित्या, संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या धातुपसर्गयो, सर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तो, नित्या समासे वाक्ये तो, वाक्ये तो, सा विवक्षाम अपेक्षते, सा विवक्षाम, विवक्षाम अपेक्षते, अपेक्षते। देखो भाई, इसने क्या कहा कि संहितैकपदे नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो देखो, संहिता एक पदे नित्या, पहला बिंदु आया कि जो संहिता है ना हमारी, संहिता एक पदे नित्या, एक पद में नित्य होती है। एक पद में कैसी होती है? नित्य। एक पद में नित्य होती है। एक पद बोले तो अखंड पद, और अखंड पद बोले तो पद का मध्य भाग। एक पद बोले तो हम ऐसे कह सकते हैं, पद का मध्य भाग, पद का मध्य भाग, ठीक है ना, पद का मध्य भाग। संहिता एक पद में नित्य होती है। आगे समझाएंगे। दूसरी बात कहने लगा कि भाई नित्या धातु उपसर्ग हो, अरे उपसर्ग प्लस धातु में जो संहिता है वो नित्य होती है, उपसर्ग प्लस धातु, ठीक है ना। आगे बताया कि समासे, समास में भी संहिता नित्य होती है। समास में कैसी होती है? नित्य। समास में भी नित्य होती है, उपसर्ग प्लस धातु में भी नित्य होती है, नित्य होती है। लेकिन वाक्य में हमारी विवक्षा, वक्तुहु इच्छा इति विवक्षा, वक्ता की इच्छा पर आधारित होती है। तो देखे, पहले तो एक देख लो, एक पद में नित्य कैसे होती है? अखंड पद, एक पद बोले तो अखंड पद, अखंड पद में संहिता जो होती है वो नित्य होती है, ठीक ना। जैसे उदाहरण के लिए बात करें हम कि चे प्लस अयनम, देखो अयनम। अब यहां देखो, एक सेकेंड, चयनम, चयनम शब्द जो बनेगा वो अभी ऐसे बनेगा, एक सेकेंड, चे प्लस अनम, चे प्लस अनम ल्युट प्रत्यय है, और ल्युट में देखें चे में क्या बैठा है? ए बैठा है, और ए के स्थान पर एचो यवा यावह सूत्र से ए को क्या करेंगे? अय, और अय में अनम जोड़ा तो अयनम, ठीक भाई। तो चे में से ए निकाला तो च हलंत, आगे कौन बैठा है? अनम। अब यहां जोड़ के लिखा तो च में आ मिलाया चय, और या में आ मिलाते हुए आगे लिख दिया चयनम। अरे पद तो यहां आके बना था, चयनम पद तो यहां आके बना है। यानी कहने का मतलब है, यदि एक अखंड पद का आप निर्माण करने जा रहे हो, यदि बीच में शर्त मिल रही है तो हमें संधि करनी ही पड़ेगी। और देखो कितने भी उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे और ले लें हम जे प्लस अ, जे प्लस अ, ठीक भाई, अच प्रत्यय लगाया हमने, जे, वही अयादि संधि के नियम से ए को हमने अय कर दिया, ए है, ए के आगे स्वर बैठा है, ए को हमने अय किया, ठीक भाई। जे में से ए निकाला तो ज हलंत, आगे आ बैठा है, और जोड़ के लिखा तो ज में आ मिलाया, य में आ मिलाया, और शब्द बन गया जयः। क्या बन गया? जयः, ठीक भाई। अब देखो आगे आया कि संहिता उपसर्ग प्लस धातु में, उपसर्ग प्लस धातु में नित्य होती है, ठीक ना। उपसर्ग प्लस धातु में नित्य होती है। कैसे होती है? तो देखिए, नित्य होती है जैसे अगर आपने उदाहरण पढ़े हो, जैसे प्र प्लस इत्ते दत्युठशो, है ना,
देखिए प्र प्लस एति, ठीक है ना। आपने ये उदाहरण पढ़े होंगे, प्र प्लस एजते, है ना। आपने पढ़ा होगा उप प्लस रिक्षति, ठीक है ना, रिक्षति पढ़े हैं। देखिए निधन अवसत, नी प्लस अवसत, इन उदाहरणों को देखें। यहां पर दिखाई दे रहा है कि प्रधन इति, इसने कहा यदि आपको कहीं भी धातु रूप दिखाई दे रहा है और उससे जस्ट पहले उपसर्ग बैठा हुआ है तो वहां आपको संधि करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, करनी ही पड़ेगी। जैसे एते धदुठसु सूत्र आएगा, वो कहेगा कि इस उपसर्ग का आ और एति, ये जो ए दिखाई दे रहा है ना, है तो बताए कौन, आगे एंगी पररूपम, रूप संधि का अपवाद बन गया है ये, और आ और ए मिलकर के दोनों के स्थान पर अब पररूप नहीं हुआ, दोनों की जगह पे इस नियम से, इस वार्तिक से, एते धत्युठसु, इससे यहां आई हुआ, क्या हुआ, आई। प्र में से आ निकाला तो प्रहलंत, एति में से ए हटाया तो जो है पीछे वो लिखा, प्र में आई की मात्रा लगाए प्र और पीछे हो गया ती, कहा बन गई प्रति। ऐसे ही उपधनेति उपैति बनेगा। अब आगे देखे प्रधन एजते, प्र ये भी तो उपसर्ग है, आगे देखो ए धातु रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने कहा अब यहां पर रूप संधि का नियम लगेगा। उसने कहा कि भाई यदि धातु रूप बैठा हुआ है अवर्णांत उपसर्ग के बाद में तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर भाई पर रूप हो जाता है ना। अवर्णांतात उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व प्रयो पर रूपम एकादेशः स्यात्, ठीक ना। अब देखो, अब यहां आके बाद में ये धातु रूप बैठा हुआ है, ये पररूप का नियम बन गया। किसका नियम बना, पररूप संधि का। एंगी पररूपम, ये धातु रूप बैठा है, इधर उपसर्ग बैठा है, दोनों के स्थान पर बाद वाला ही रूप रहा। अब देखें प्र में से आ निकाला तो प्रहलंत, ए जते में से ए हटाया तो जते बैठा है, और जब हमने जोड़ा प्र में ए की मात्रा लगाएंगे प्रे और पीछे है जते, का बन गई। ये पररूप का उदाहरण है, ये वृद्धि का उदाहरण है। अब देखें उपधन रिक्षति, पा में क्या है आ, रिक्षति में क्या है री। आगे चल के हम पढ़ेंगे उपसर्गात रित धातु। जब सप्त विषयक वृद्धि चलेगी तो उसमें एक नियम आएगा आपका कि उपसर्गात रित धातु, वो ये कहता है कि यदि उपसर्ग के बाद में री से शुरू होने वाली धातु का रूप बैठा हुआ हो, और री से शुरू होने वाली धातु रूप कैसे पहचानेंगे, धातु रूप ऐसे ही तो चलते हैं, पठती पठता पठंती। तो देखो रिक्षति रिक्षतः रिक्षन्ति, इसमें रिक्ष गतौ धातु है, रिक्षति भी जाने अर्थ में आती है। जैसे गच्छति का मतलब जाता है, ऐसे ही रिक्षति का मतलब भी जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहां री है, आ और री दोनों की जगह पे उपसर्गात रित धातु, यानी उपसर्ग का तो आ हो और धातु रूप का री हो, तो दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा, आ और री की वृद्धि हो जाएगी आर। क्या हो जाएगी आर। प में से आ गया प हलंत, ठीक है ना। रिक्षति में से री हटाया, जो आगे बैठा है वो लिख दिया हमने, और जोड़ के लिखेंगे प में आ मिलाओ पा, र आधा है और आधी रा को अगले वाले के सर पे रखते हैं, का बन गई। देखो उपसर्ग और धातु में संधि हो रही है कि नहीं हो रही है, करनी ही पड़ेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता, ठीक है ना। आगे देखो निधन अवसत, नी में क्या है ई, उपसर्गी तो है। अवसत अवसत, बस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है कि नहीं है, यहां कौन बैठा है आ। अब ये भी धातु और प्लस उपसर्ग की कंडीशन पैदा हो गई। आगे देखो एक कोई अणची सूत्र आएगा, वो ये कहता है कि इक के बाद में असमान स्वर बैठे हुए हों तो उस इक के स्थान पर एक कोई अणची सूत्र से ई के स्थान पर क्या हो जाएगा या, ठीक है ना। ठीक भाई। अब देखो नी में से ई हटाया तो न हलंत, आगे या बैठा ही है, ठीक है, और आगे बैठा है अवशत। जब हम जोड़ के लिखेंगे तो न आधा हो गया, या है या में आ लगाते हुए और जोड़ दिया, का बन गई न्यवसत। तो इस तरीके से हम समझे कि उपसर्ग प्लस धातु में भी संधि कैसी होती है, नित्य होती है। आगे चलें कि अगला तीसरा बिंदु क्या कहने लगा, तीसरा बिंदु कहने लगा कि समास में भी संधि नित्य होती है। कैसी होती है, नित्य। समास में संधि नित्य होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, कहा जाए कि एक तरीके से रमायाः ईशः, रमायाः ईशः,
ठीक है ना। रमायाः ईशः, रमा के स्वामी, रमा के स्वामी। अब रमायाः, इसको समास, जब समास बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम विग्रह करते हैं। जो विग्रह रखा हुआ है उसका अलौकिक विग्रह करेंगे और उसकी विभक्तियों का भी तो लोप करेंगे, है ना। अब देखो यहां सुपो धातु प्रातिपदिक गयो। अब देखो रमायाः, रमा में अलौकिक विग्रह करेंगे तो आप मूल शब्द को रख के उसके प्रत्ययों को अलग कर दो, विभक्ति को अलग कर दो। रमा, अब रमा में षष्ठी लग रही है ना, ये देखो षष्ठी है और ये प्रथमा है, तो षष्ठी में आता है गस, रमा गस इज शु, इज शु। समास बनाते समय भैया विभक्तियों का लोप करते हैं, विभक्ति लोप हो गई, अब कंडीशन हमारे पास बची रमा इज, ठीक है ना, रमा इज। जब समास बनाने जा रहे हों तो संधि कैसी हो जाएगी, नित्य, करनी ही पड़ेगी। अब रमा में देखो आ बैठा है, इसमें ई बैठा है, आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए बनेंगे। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहां आकर के क्या बन जाएगा, रमेशः। कोई समस्या किसी को? चलो आगे देखें क्या बताया है। रम पंचमी में भी तो रमायाः बनता है, लेकिन देखो संबंध, संबंध में कौन सी आती है, षष्ठी, रमा के स्वामी, का की के, इसलिए षष्ठी लिया। अब देखते हैं जैसे अगला उदाहरण देखो, सुधी भी उपास्यः, सुधी भी उपास्यः। देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, सुधी भी उपास्यः। सुधी भी कहते हैं विद्वानों के द्वारा उपासनीय, विद्वानों के द्वारा उपासनीय। तो देखो सुधी भी उपास्यः, ये तृतीया का बहुवचन है, ये आपका प्रथमा का एक वचन है। उपास्य शब्द के बाद सु लग करके प्रथमा आई है। हाँ, उपास्य माने वंदनीय, एक शब्द है ये, लास्ट में देखो ये क्या लग रहा है, प्रथमा, है ना। तत्पुरुष में अंतिम पद में प्रथमा ही आएगी। अब देखो सुधी भी उपास्यः, अब यहां तृतीया का बहुवचन है, ये प्रथमा है। अब इसका अलौकिक विग्रह करो, सुधी भी में मूल शब्द क्या है, सुधी, टाभ्याम भेष, सुधी भेष, उपास्य सु, उपास्य सु। अब देखो यानी जब अलौकिक विग्रह कर दिया तो समास बनाते समय भैया उस जो विभक्ति आपने अलग की है उसका क्या करना पड़ेगा, लोप। आपने ये लोप कर दिया। अब आपके पास बैठा है सुधी धन उपास्य, ठीक है ना। सुधी धन उपास्य ये स्थिति पैदा हुई तो आगे वाली स्थिति में देखेंगे कि सुधी धन उपास्य, कंडीशन ये पैदा हुई हमारी, सुधी धन उपास्य, ठीक है ना। अब सुधी शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है, ए। समास है ना, समास ही तो कर रहे हैं अपन, समास प्रक्रिया में संधि नित्य ही होगी। तो सुधी में ई है और आगे आपका असमान स्वर बैठा है, तो इको अणची सूत्र से स्थानीय अंतरतमः की सहायता से ई के स्थान पर क्या हो गया, य। सुधी में से ई हटाया तो ध हलंत, ठीक है ना। आगे कौन बैठा है, उपास्य। जब हम जोड़ेंगे इसमें तो देखो सु अज्जीनम परिण संयोज्यम, तो देखो शुद्ध य उपास्य, और पद बनाने के लिए फिर प्रथमा एक वचन लेके आ जाएंगे और बन जाएगा शुद्धि उपास्य, बन गया। तो कुल मिला के बात यह है नरेश कि समास में भी संधि क्या होगी, नित्य, ठीक है ना। अब चौथा बिंदु आया कि देखो इसने कहा ना, देखो संहितैक पदे नित्या, संहिता स्त्रीलिंग है, संहिता, संहिता धन एक, संधि कौन सी हो गई, इतनी एक देर लगी है। संहिता धन एक, संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पद में, एक पद में, अखंड पद में नित्य होती है। और धातु धन उपसर्गयो, संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ हो गया है। तो देखिए धातु प्लस उपसर्ग में भी संधि कैसी होती है, नित्य होती है। और समास में भी संधि कैसी होती है, नित्य होती है। लेकिन वाक्य तो, अरे वाक्य में तो सा माने वह, संहिता शब्द स्त्रीलिंग है और संधि शब्द पुल्लिंग है। संधि शब्द पुल्लिंग और संहिता शब्द स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग है तभी इसके लिए क्या आया है, सा।
सा माने वह संहिता, विवक्षाम, विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा पर आधारित है। अब विवक्षा किसे कहते हैं, अब इस बात को देखेंगे। तो देखो, विवक्षाम अपेक्षते, चौथा बिंदु आया विवक्षाम अपेक्षते। विवक्षाम अपेक्षते, इसने कहा कि जो संहिता है ना वाक्य में तो विवक्षा पर आधारित है। किसमें, वाक्य में। वाक्य में तो वह विवक्षा पर आधारित है। देखिए वाक्य में, वाक्य में किस पर आधारित है, विवक्षा पर, ठीक है ना। अब विवक्षा किसे कहते हैं, तो वक्तुः इक्षा, वक्तुः इक्षा इति विवक्षा, ठीक है ना, इति विवक्षा। वक्ता की इच्छा पर आधारित है, वक्ता की इच्छा पर आधारित है, ठीक है ना, वक्ता की विवक्षा पर आधारित है, ठीक है ना, स्वेच्छा कह दो आप भले ही। वक्तुः इच्छा, वक्तु बोले तो वक्ता, वक्तु का मतलब क्या है, वक्ता, वक्ता बोलने वाले की इच्छा पर आधारित है। मान गई कैसे गुरुजी, देखो मैंने एक वाक्य लिखा, सा इह आगच्छति, सा इह आगच्छति, अरे वह यहाँ आ रही है, यहाँ इस स्थान पर आ रही है, ठीक है ना। एक वाक्य तो मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इस वाक्य को ऐसे भी लिख सकता हूं, आ और ई मिलके क्या होंगे, ए, से, हमें आ है और आ में आ है, आ और आ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, से हा गच्छति, से हा गच्छति। लो भाई, आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे लिख दें तो भी कोई समस्या नहीं है। वाक्य में तो हमारी मर्जी है, हम संधि करें या ना करें, ठीक है ना। वक्तुः इच्छा इति विवक्षा, विवक्षाम अपेक्षते। अब अगली बात बताई गई कि भाई जैसे मैं एक आध उदाहरण और दे दूं। दूसरा उदाहरण देखो, जैसे कोई भी दे दो भले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे न अहम वेदमी, न अहम वेदमी, जैसे एक वाक्य ये है, न अहम वेदमी, मैं नहीं जानता। इस हिंदी वाक्य का संस्कृत रूप है न अहम वेदमी। अब इसको जोड़िए, आ और आ मिलके बड़ा आ कर दीजिए, इसको आप अनुस्वार कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, ना हम वेदमी, ना हम वेदमी। लो भाई, एक वाक्य वो बन गया, ये भी वाक्य बना, ये भी सही है और ये भी सही है। अगर कोई तुमसे ये पूछे गुरुजी इनमें अधिक सही कौन सा है, तो अधिक सही तो भैया दोनों ही हैं। संधि करना वाक्य में हमारी विवक्षा पर आधारित है, हम करें या ना करें, ठीक है ना। हम इतना तो समझ गए होंगे भाई तुम कि देखिए, संहिता एक पद में नित्य होती है, धातु प्लस उपसर्ग में नित्य होती है, समास में नित्य होती है, लेकिन वाक्य में तो वो हमारी मर्जी पर आधारित है। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई संहिता एक पद में नित्य होती है, यानी पद के मध्य भाग में, अखंड पद में, पद यदि किसी शब्द को हम पद बनाने जा रहे हों तो वहां संधि करना नित्य है। जैसे चयनम शब्द बनाया है ना, नायक वगैरह वगैरह पद बनाया, हमने कोई भी पद बनाया और अगर उसमें बीच में शर्त मिल रही है तो हमें संधि करनी ही पड़ेगी। जैसे चयनम, जैसे आकिया, जयः, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। अब बात करें, देखो अब आगे चलें कि ये तो हो गया एक पद में नित्य होती है। अगला आया कि भाई उपसर्ग और धातु में भी नित्य होती है। जैसे प्रधनेति, प्रयति, संधि हुई कि नहीं हुई, प्रधनेजते, प्रेजते, उपधनरिक्षति, उपार्चति, निधनवसत, न्यवसत। उपसर्ग प्लस धातु की शर्त मिल रही है तो संहिता करनी ही पड़ेगी। समास में भी संधि नित्य होती है। जैसे रमायः, ईशः, रमेशः। अरे यहाँ जब समास बनाने जा रहे हैं, ये भी पद है और ये भी पद है, दो पदों को मिला देना ही अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, है ना। तो रमा घस ई सुसु मिलाया तो आगे चल के रमेश बनेगा। सुधीभी उपास्य, विद्वानों के द्वारा वंदनीय, सेवनीय, उपासनीय। सुधी भेष उपास्य सु, ये हमने अलौकिक विग्रह किया और उसकी विभक्तियों का लोप करते हुए समास में सुधीधन उपास्य, ये कंडीशन पैदा हुई और जोड़ के लिखा तो बन गया शुद्धि उपास्य। चौथी कंडीशन पैदा हुई कि वाक्य में संधि हमारी इच्छा पर आधारित है, हम करें या ना करें। सा इह आगच्छति, से इह गच्छति, दोनों ही सही हैं, हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है। लिखिए संहिता के स्थान।
संहिता के स्थान। संहिता के कितने स्थान हैं? 4, जिनमें 3 तो क्या हैं? नित्य, और एक है अनित्य, हमारी इच्छा पर आधारित है। तो लिखें संहितैकपदी नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। लिखें पहला बिंदु, संहिता एक पद में एक पद में ऑब्लिक लगा के लिखें, अखंड पद में एक पद या अखंड पद का मतलब क्या है? पद का मध्य भाग। एक ही पद हो और पद बनाने जा रहे हैं, जैसे चयनम बनाने जा रहे हैं हम, नायक सावक पावक वगैरह वगैरह बनाने जा रहे हैं, तो पावक तब तक नहीं बन सकता जब तक उसकी कंडीशन के में हम संधि नहीं कर लेंगे। पौ प्लस अकहा, औ को हम जब तक आव नहीं बनाएंगे तब तक पावक नहीं बनेगा। चयनम तब तक नहीं बनेगा जब तक हम चे प्लस अनम को संधि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना। जय तब तक नहीं बन सकता जब तक जे प्लस आ में हम संधि नहीं कर देंगे, ठीक है ना। तो पद का मध्य भाग, तो लिखें संहिता एक पद में यानी अखंड पद में कोष्टक में लिखो पद का मध्य भाग, कोष्टक बंद, नित्य होती है। कैसी होती है? नित्य। जैसे लिख देंगे चे प्लस अनम चयनम, जे प्लस अ जयः। अनेकानेक उदाहरण आगे दिखाई देंगे। देखिए
उपसर्ग प्लस धातु में संधि नित्य होती है। वो व्यवहार में आ गया है। उपसर्ग प्लस धातु में संहिता नित्य होती है। संहिता नित्य होती है, जैसे उदाहरण उतार लीजिए। प्रधनयति, प्रयति, प्रयजते, प्रेजते, उपरिक्षति, उभार्क्षति, निअवसत, न्यवसत। आगे चल के बताएंगे किस उदाहरण में कौन सी संधि हो रही है। हालांकि संक्षिप्त रूप में हम कह दें, वृद्धि का उदाहरण है, पररूप का उदाहरण है, वृद्धि का उदाहरण है, यण का उदाहरण है। तीसरा, आगे तीसरा, समास में संहिता नित्य होती है। समास में संहिता नित्य होती है। जैसे रमायः ईशः, षष्ठी तत्पुरुष है ना, रमा के स्वामी रमेशः। सुधीभि उपास्यः, तृतीया तत्पुरुष है, शुद्ध्युपास्यः। ये षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है, षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है ना। और ये आपका तृतीया तत्पुरुष का उदाहरण है, तृतीया तत्पुरुष। देखिए, रमा ईशः रमेशः, सुधी उपास्यः शुद्ध्युपास्यः। रमा ईशः रमेशः, सुधी उपास्यः शुद्ध्युपास्यः। रमेश शब्द में गुण संधि है और शुद्ध्युपास्य शब्द में यण संधि है, ठीक है ना। अब चौथा बिंदु लिखेंगे, वाक्य में तो संहिता, वाक्य में तो संहिता वक्ता की इच्छा, वक्ता की इच्छा, कोष्टक में लिखें वक्तुः इच्छा इति विवक्षा। वक्तुः इच्छा इति विवक्षा, कोष्टक बंद। वाक्य में तो संहिता वक्ता की इच्छा पर आधारित होती है, अर्थात वाक्य में हम संहिता करें या ना करें ये हमारी मर्जी है।
वाक्य में संहिता हम करें या ना करें ये हमारी मर्जी है। जैसे सा इह आगच्छति सेहा गच्छति, और न अहम वेदमी न हम वेदमी दोनों ही वाक्य सही हैं, संहिता युक्त और संहिता रहित। वक्त्री पितृ चलें। अब हम संहिता के भेद पढ़ेंगे। संहिता बोले तो संधि। देख लिया? चलिए अब चलते हैं हम संहिता के भेद। संहिता, संहिता के भेद, संहिता और संहिता बोले तो संधि, ठीक है ना। संहिता के भेद। अब अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संहिता के कितने भेद हैं, तो आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती आचार्य और आचार्य पाणिनि के बाद आने वाले परवर्ती आचार्य यानी भट्टोजी दीक्षित तक, भट्टोजी दीक्षित तक, यानी भट्टोजी दीक्षित तक, यानी हमारे समस्त वैयाकरणाचार्यों ने संधि के 5 भेद स्वीकार किए। उन्होंने इस प्रकरण को शुरुआत करने से पहले ये लिखा, अथ पंचसंधि प्रकरणम, अथ पंचसंधि प्रकरणम। उन्होंने इस प्रकरण का नाम दिया पंचसंधि प्रकरणम, पंचसंधि प्रकरणम। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भाई संहिता या संधि के भेद कितने हैं, तो आचार्य खुद कहते हैं 5। कितने होते हैं? 5। अब वो 5 कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं भाई कि 5 कौन कौन से हैं। तो देखिए पंचसंधि प्रकरणम। अब यहां बात करें कि ये पंचसंधि कौन कौन से हैं, तो देखो अच, हल, विसर्ग, ये नाट्य संधि कर रहे हैं। अच्छा, हल, विसर्ग, स्वादि और प्रकृति भाव, स्वादि और प्रकृति भाव, ठीक है ना, स्वादि और प्रकृति भाव। अच, हल, विसर्ग, स्वादि, प्रकृति भाव। आचार्य पाणिनि से पूर्ववर्ती हो या आचार्य पाणिनि से भट्टोजी दीक्षित तक हो, उन सबने संधियों के 5 भेद स्वीकार किए। लेकिन यहाँ भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आए आचार्य वरद या वरदाचार्य आए। वरदाचार्य, आचार्य वरद ने क्या किया, जो वरदाचार्य आए, वरदाचार्य इन्होंने देखो, इन्होंने कहा कि भाई जो स्वादि संधि है ना, विसर्ग के स्थान पर उ आदि, स माने विसर्ग, और जब विसर्ग को उ आदि हो जाए तो उसे स्वादि कहते हैं। तो सत्व, उन लोगों ने यानी उन आचार्यों ने सत्व को इसमें पकड़ डाल दिया। अब उत्व आदि अलग से भेद कर दिए। तो आचार्य वरद कहने लगे कि इसमें भी तो विसर्ग के स्थान पर उ आदि हो रहा है ना, उ आदि हो रहा है, तो उ आदि हो रहा है तो भैया स्वादि को विसर्ग में सम्मिलित करो। और प्रकृति भाव में ये ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम और प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। वहां इधर पहले भी अच होगा, बाद में भी अच होगा, ऐसी कंडीशन पैदा होगी कि संधि में नित्य भाव, प्रकृति भाव प्राप्त हो जाएगा। शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यानी प्रकृति भाव को उन्होंने अच में सम्मिलित कर दिया, स्वादि को विसर्ग में सम्मिलित कर दिया। अब वरदाचार्य कहने लगे कि मुख्यतः संधि के 3 भेद होते हैं। एक तो होता है अच, दूसरा होता है हल, तीसरा होता है विसर्ग। लेकिन इन्होंने भी जब इस प्रकरण की शुरुआत की थी तो उन्होंने लिखा अथ पंचसंधि प्रकरणम, और जब ये प्रकरण समाप्त हुआ तो इन्होंने लिखा इति पंचसंधि प्रकरणम, पंचसंधि प्रकरण समाप्त हुआ। वैसे मुख्यतः संधि के 5 भेद हैं।
अगर ये कहा जाए कि भाई सॉरी मुख्यतः संधि के 3 भेद हैं, लेकिन ऐसे कहा जाए कि संहिता के भेद कितने हैं, तो उत्तर 5 आएगा। अच, हल, विसर्ग, स्वादि, प्रकृति भाव। और ऐसे कह दिया गया मुख्यतया संहितायाः कति भेदाः भवन्ति, तो उत्तर आएगा 3, अच, हल और विसर्ग। और मुख्यतः कुछ नहीं आया, केवल ये कह दिया कि संहिता के कितने भेद हैं और ऑप्शन में 5 दे रखा है, तो उत्तर 5 ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, आया समझ में? नहीं, 5 हो गए यहां तक। और भरत आचार्य ने क्या किया कि स्वादि को यानी स्वादि को तो विसर्ग में मिलाया और प्रकृति भाव को अच में मिला करके इन्होंने कहा कि संधि वैसे तो मुख्यतः 3 ही भेद हो जाते हैं, इसके 3 भेदों के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इन्होंने संधि रूपी वृक्ष खड़ा किया, उसकी 3 शाखाएं निकाली कि अच के, आगे चल के बताऊंगा मैं, अच के भेद हो जाएंगे 9, हल्के हो जाएंगे 14 और विसर्ग के हो जाएंगे 4। इस तरीके से 27 भेद पढ़ेंगे हम। कितने भेद पढ़ेंगे? 27। 14 और 9 23 और 4 27। संहिता की 27 शाखाओं का अध्ययन करेंगे यहां से आगे। ठीक है ना, बहुत बड़ा वृक्ष, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन गया अब ये। तो लिखें संहिता के भेद। लिखें संहिता के 5 भेद होते हैं। संहिता के 5 भेद होते हैं। अच, हल, विसर्ग, स्वादि, प्रकृति भाव। स्वादि, प्रकृति भाव। नीचे नोट डालेंगे। लिखें आचार्य पाणिनि से लेकर भट्टोजी दीक्षित यानी 17वीं शताब्दी तक। आचार्य पाणिनि का जन्म हुआ 500 ईसा पूर्व और 17वीं शताब्दी भट्टोजी दीक्षित, यानी 1700 साल ये और 500 साल वे, यानी 22 शताब्दी हो गई। 2200 साल तक संधि के 5 भेद ही पढ़े जाते रहे। आचार्य पाणिनि से लेकर भट्टोजी दीक्षित तक संधि के 5 भेद ही स्वीकार किए गए। लेकिन वरदाचार्य पुस्तक में लिख दो लघु सिद्धांत कौमुदीकार। लघु सिद्धांत कौमुदीकार। पुस्तक बंद। ने स्वादि को विसर्ग में तथा प्रकृति भाव को अच में सम्मिलित कर संधि के यानी संहिता के संधि के मुख्यतः 3 भेद स्वीकार किए। देखो भरद्वाज नाम आए तो ही 3 करेंगे, नहीं आए तो संहिता के भेद कितने करके आओगे? 5 ही करके आएंगे। भरद्वाज नाम आए तो 3 करेंगे और मुख्यतः संधि के कितने भेद हैं तो भी 3 करेंगे। 2 शब्द आ गए तो ही उत्तर 3 करेंगे, अन्यथा 5 करेंगे।
ठीक है ना। मुख्यतः संधि के 3 भेद स्वीकार किए, कौन कौन से? अच, हल, विसर्ग। 3 डाल दीजिए, अच, हल, विसर्ग। अब देखो संहिता, संहिता बोले तो संधि, ठीक है ना। अब इस संधि रूपी वृक्ष के भेद पढ़ते हैं हम। इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। ठीक भाई, इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद अच, दूसरा हल और तीसरा विसर्ग। अच, हल और विसर्ग, ठीक है ना। हल संधि, विसर्ग संधि, अच संधि। अब अच संधि क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अब अच यानी मैं ऐसे कह दूं कि भाई कि अच के बाद में, अच बोले तो स्वर, अच संधि को ही हम स्वर संधि कहते हैं। अच का ही दूसरा नाम क्या है? स्वर संधि। हल को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और ये विसर्ग संधि है ही है। तो देखो, अच संधि के वैसे कहें तो 9 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 9। और हल के 14 भेद होते हैं और विसर्ग के आपके 4 भेद हो जाते हैं। तो 9 और 14 23 और 4 27। अब अच के कौन कौन से भेद होते हैं? 9। तो इसको जानने से पहले अच संधि के बारे में जानिए कि अच बोले तो स्वर, आ से लेके चा तक के अक्षरों की संधि अच संधि कहलाएगी। तो देखो, अब मैं ऐसे कह दूं, यदि स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो वहां निश्चित रूप से स्वर संधि ही होगी। जब स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो निश्चित रूप से स्वर संधि होगी, ठीक भाई। और जब स्वर के बाद में यानी अच के बाद में हल आ जाए, यानी स्वर के बाद में व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए अथवा व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तो वह निश्चित रूप से व्यंजन संधि ही होगी, जिसको हल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई। देखो, आया समझ में? अब कहें कि अगली बात, जब विसर्ग के बाद में विसर्ग, जब विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, कोई भी स्वर हो या व्यंजन वर्ण आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होगा उसे उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक भाई, उसे उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा, उसे उसी विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक भाई। अब देखते हैं इसके अच के भेद। पहले तो एक एक उदाहरण देख लेते हैं। स्वर के बाद स्वर आ जाए तो संधि कौन सी होगी? स्वर संधि। जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, इति प्लस आदि, इति धन आदि। अब यहां देखें हम, इति में क्या है? ई स्वर है। आदि में भी आ क्या है? स्वर है। लेकिन कंडीशन ये कहने लगी, ई ऊ री री छोटे हो या बड़े, आगे असमान स्वर बैठा हुआ है तो ई को करेंगे या, और बन जाएगा इत्यादि। क्या बनेगा? इत्यादि। ठीक है ना। अब ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर में भी आगे चल के पढ़ेंगे यण संधि का उदाहरण है। आगे स्वर के बाद व्यंजन आ जाए या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, संधि व्यंजन होगी। जिसमें पहला बिंदु देखते हैं हम, स्वर के बाद में व्यंजन हो। जैसे उदाहरण के लिए अनु प्लस छेदः, ठीक है ना। अनु प्लस छेदः। अब देखो ये स्वर है, आगे व्यंजन बैठा है, तो कंडीशन आती है, छेज सूत्र आएगा, वो ये कहेगा कि स्वर के बाद में छा हो तो बीच में चा लगा देंगे। क्या बन जाएगा? ये अनुच्छेदः। दूसरा उदाहरण कहने लगा कि व्यंजन के बाद में व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए तो भी संधि व्यंजन ही होगी। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः। अब देखो यहां व्यंजन है, ये स्वर है, आगे कंडीशन कहने लगती है कि भाई झलाम जसोनते। यदि
1 2 3 4 के बाद में स्वर हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा, स्वर क्या घोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर तीसरा, ता को कर देंगे द, का बन जाएगा ये जगदीशः। तीसरा कहने लगा कि व्यंजन के बाद में व्यंजन बैठा हुआ हो तो भी आपकी व्यंजन संधि ही होगी, जैसे उदाहरण के लिए जगत प्लस भ्याम। देखो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो भी संधि व्यंजन ही होगी, और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा जगदभ्याम। क्या बनेगा जगदभ्याम। इसने कहा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो संधि विसर्ग ही होगी, जैसे उदाहरण के लिए देखो विसर्ग के बाद में स्वर की कंडीशन ले लो या व्यंजन की ले लो। जैसे अपन ये कहें पहले सत्व का, चलो एक आध उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रामः प्लस चलती, रामः प्लस चलती। देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में तालव्य अक्षर बैठे हुए हैं तो विसर्ग के स्थान पर भी पहले तो विसर्जनीय से सह, और जब सा आ जाएगा तो सचुत्व के नियम से दंती के पास तालु हो तो दंती तालु में चेंज हो जाएगा, इसके स्थान पर शा हो जाएगा और बन जाएगा रामस चलती। ठीक है ना, एक उदाहरण आपका ये तैयार हो गया। अब अगले उदाहरण की बात करें कि जैसे उदाहरण के लिए अतः धन एव, अतः प्लस एव, इसको देखिए अतः प्लस एव। अब देखो यहां पे जो ये विसर्ग दिखाई दे रहे हैं, एक कंडीशन आएगी अतो अनत्यचि विसर्ग लोपः। वो ये कहता है कि विसर्ग से पहले तो छोटा आ हो लेकिन बाद में छोटे आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर बैठे हुए हों तो विसर्ग का क्या हो जाएगा लोप, विसर्ग लोप हो जाएगा, विसर्ग खत्म हो गया, और देखो ये बन गया अतएव। ठीक है ना, अतएव, अतएव ऐसे ही तो लिखते हैं, लिखते हैं ना। तो दोबारा देखिए संधि के मुख्यतः 3 भेद हो गए, अच हल और विसर्ग। स्वर के बाद में स्वर आ जाए तो संधि स्वर ही होगी, जैसे इति धन आदि इत्यादि। अरे और कहें देवधन आलय, देवधन आलय क्या बनेगा, देखिए देव में आ है, आलय में आ है, और जोड़ेंगे आ और आ मिलके क्या बन जाएगा देवालय। जब स्वर के बाद व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो तो संधि व्यंजन ही होगी, और विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन हो तो वहां विसर्ग संधि होगी। ठीक भाई। अब देखें स्वर संधि के भेद, यानी अच के भेदों के बारे में बात करें हम तो अच के 9 भेद गिनाए थे हमने, और हल के हमने 14 भेद गिनाए थे, वो 14 देखेंगे, और विसर्ग के हमने 4 भेद गिनाए थे। कितने भेद 4। तो देखिए पहला यण अयादि गुण वृद्धि, वृद्धि, ठीक है, दीर्घ, पररूप, पूर्वरूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव, प्रकृति भाव, और अवंगादेश। गवींद्रहा अवंग ही तो हुआ है, ठीक है ना, अवंगादेश संधि। ये 9 भेद हो गए इसके। ठीक है, अब देखें अवंगादेश संधि, अवंगादेश देखो हल, इसके भेद देखते हैं 14। पहला सचुत्व, षटुत्व, जस्त्व, चरत्व, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, पर सवर्ण, छत्व, लत्व, तुगागम या चागम। हाँ जी,
देखो अब चलेंगे कुकटुगागम, धुड़ागम, गमुड़ागम, दो, हाँ, शकुन्नी शाह। स्कूल लेक्चरर में लगा हुआ है यह। कुकटुगागम, धुड़ागम, गमुड़ागम, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगली संधि चलते हैं हम, विसर्ग संधि। विसर्ग के भेद कितने होते हैं? 4। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला सत्व विसर्ग, सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग, रत्व विसर्ग, और लोप विसर्ग। रू तो होता है, रू को फिर रा हो जाता है, इसलिए रत्व बोलते हैं। और एक लोप विसर्ग। कौन सा? लोप विसर्ग, रत्व। नहीं, 3 नहीं है, 12 13 14 11 हैं। व्यंजन के तो 14 भेद होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 11 हैं, अपने सिलेबस में 11 हैं, है ना, इसलिए धैर्य बनाए रखें, है ना। तो देखिए, यानी व्यंजन संधि के, देखो व्यंजन के 14 भेद हो गए, सचुत्व, षटुत्व, जस्त्व, चरत्व, अनुस्वार, अनुनासिक, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, छत्व, लत्व, तुगागम या कुक्तुगागम, धुड़ागम, गमड़ागम। विसर्ग के कितने भेद हैं? शत्व, उत्व, रत्व, लोप। और अच के आपके कितने भेद हैं? 9। यण, अयादि, लिखिए, लिखिए, संहिता भेद। लेकिन संहिता भेद में ही चल रहा है। संहिता की मुख्यतः कितने भेद हैं? 3। अच, हल, विसर्ग। मेरी तरह लिख दीजिए।
लिखिए लिखिए, उतार लीजिए जल्दी, उतार लिया, बहुत अच्छे। उक्टुकागम, ढुड़ागम, गमुड़ागम, गमुड़ागम। तो देखें, छत उत्तर और लोप विसर्ग। अब देखो सूत्र का, यहां से आगे हम बहुत सारे सूत्र पढ़ेंगे संधियों के। अब 27 संधि भेद हैं, तो एक ही संधि में कहीं कहीं तो 2-2 4-4 पढ़ने पड़ेंगे, तो लगभग 50 सूत्र कम से कम आ जाएंगे संधियों ही संधियों में, ठीक है ना। तो देखें सूत्र का अर्थ जानने का तरीका, सूत्र का अर्थ कैसे करें, तो सूत्र का अर्थ जानने का तरीका, ठीक है ना, जानने का तरीका। सूत्र का अर्थ जानने का क्या तरीका है, तो देखें क्या, देखो सूत्र में विभक्ति ध्यान देंगे कि सूत्र को पहले तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद आप ये देखिए इसमें कौन सी विभक्ति बैठी हुई है, आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी उम्र गई रटने की, है ना, रटने की उम्र 10th क्लास तक होती है। हाँ, क्योंकि समझ गए तो फिर आप आसानी से याद कर लोगे। तो देखो सूत्र का अर्थ जानने का तरीका, अगर मान लीजिए सूत्र में प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है तुम्हें, तो इसका मतलब होता है या हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लीजिए सूत्र में तुम्हें तृतीया विभक्ति दिखाई दे रही है कि तृतीया आ गई, तो आगे या पीछे, आगे या पीछे बैठा हुआ हो, तो बैठा हुआ हो तो, ठीक है ना। अब देखो अगर मान लीजिए पंचमी विभक्ति बैठी हुई हो सूत्र में, तो आप उसका अर्थ करेंगे पहले विद्यमान हो तो, पहले ऐसे कह दो, पहले बैठा हुआ हो तो, या हो तो, या मैं ऐसे कह दूं के बाद, यानी के बाद कह दूं, के बाद, ये अर्थ भी निकल के आ जाएगा। जयोन्यतरस्याम, जय के बाद वाले हा के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए पहले बैठा हो या के बाद, ऐसा अर्थ भी निकल के आता है। अगर मान लीजिए सप्तमी विभक्ति बैठी है, तो सप्तमी का अर्थ करेंगे बाद में बैठा हुआ हो तो, ऐसा अर्थ करेंगे अपन, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए षष्ठी विभक्ति बैठी हुई है, तो हम अर्थ करेंगे के स्थान पर, ठीक है ना। तो देखिए प्रथमा हो जाता है, तृतीया आगे या पीछे बैठा हुआ हो तो, पंचमी पहले बैठा हुआ हो तो, सप्तमी बाद में बैठा हुआ हो तो, और षष्ठी के स्थान पर। अब देखें जैसे मैं सूत्र लिख देता हूं कि भाई इको यणची, जैसे एक सूत्र लिख करके मैं समझा दूं, इको यणची। अब इसको हम तोड़ें, ठीक है ना। इस सूत्र को हम तोड़ के देखते हैं। एकह, देखो एकह यण अची, ठीक है ना, एकह यण अची। एकह लंगड़े के घर आए दो विसर्गे, ये सब लंगड़े हैं, प्रत्याहार लंगड़े होते हैं, और लंगड़े के रूप बनाने का तरीका है आ ए दो विसर्ग ई, यानी लंगड़े के घर 5 मेहमान आए जो 3 तारीख से 7 तारीख तक रहे, ठीक है ना। तो जैसे एका एके एकह एकह एकी, एकह संबंध में षष्ठी विभक्ति है ना, लंगड़ा जैसा है वैसा ही रहेगा प्रथमा में। और आए दो विसर्गी अचा अचे अजह अजह अची, सप्तमी का एक वचन। अब देखो इको यणची सूत्र है, भले ही तुमने इसका आज तक अर्थ याद नहीं किया है, लेकिन अब याद हो जाएगा। एकह
इक के यण अची हो गया। एक प्रत्याहार के अक्षरों के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में अच, अच बोले तो असमान, असमान अच बैठे हुए हों तो समान होगा तो दीर्घ संधि। अरे एक प्रत्याहार के बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो उसके स्थान पर यण हो जाता है। हो गया ना अर्थ इसका। देखो एक तो हमने ऐसे समझ लिया। अब मैं दूसरा कह दूं, जैसे कोई भी है, शतो, सूचना, शुचु, सूचना, शुचु। अब देखो ये आ गया और हो सकता है तुम पर आज तक इस सूत्र का अर्थ न याद हुआ हो। देखिए सतो, सतु में सतु के रूप चलेंगे गुरु की तरह चलेंगे ना। और गुरु में गुरुहु प्रथमा में, देखिए प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है गुरुहु, ये तो प्रथमा है। अब उना, अवे, ओ अव, ओ अव के स्थान पर षष्ठी और गुरुणा तृतीया। अब देखो अर्थ हो गया, स या तवर्ग के स्थान पर स या चवर्ग आगे या पीछे बैठा हुआ हो तो सचु हो जाता है। तो मैं इसका अर्थ ऐसे करूं, सकार या तवर्ग के स्थान पर सकार या चवर्ग हो जाते हैं यदि पास में स या चवर्ग बैठा हुआ हो तो, पास में चाहे पहले हो या बाद में। हो गया ना अर्थ इसका। अधिकांशतः आपके ये ही आएंगे सूत्रों में विभक्ति। ठीक है, प्रथमा का मतलब हो जाता है, तृतीया आगे या पीछे बैठा हुआ हो तो, पंचमी पहले बैठा हुआ हो तो, या के बाद। और जैसे झयोन्य तरस्याम, झयोन्य होन्य तरस्याम, अब ये वाला सूत्र आ गया। अब इसको हम तोड़ेंगे तो देखो ऐसे टूटेगा, झय हा न्यतरस्याम। ठीक है ना, ऐसे झय पंचमी, झय के बाद वाले ह षष्ठी के स्थान पर, ह के स्थान पर, आगे इससे पहले हमने पूर्व सवर्ण पढ़ा था तो झय के बाद वाले ह के स्थान पर विकल्प से पूर्व सवर्ण हो जाता है। ठीक है ना, देखो हो गया ना अर्थ इसका। कुछ नहीं है, सब कुछ सरल है, समझ में आना चाहिए। लिखिए, सूत्र का अर्थ जानने का तरीका, सूत्र का अर्थ जानने का तरीका लिख दीजिए यों की त्यों ही षष्ठी तक। इकों अड़ची और सतो सूचना सचो को बाद में लिखाएंगे।
यण अचि। एकः षष्ठी यण प्रथमा अचि सप्तमी। अभी केवल सूत्र का अर्थ जान रहे हैं, संधियों में डिटेल से पढ़ेंगे। एकः यण अचि लिखें, एक के स्थान पर यण हो जाता है, एक के स्थान पर यण हो जाता है, यण हो जाता है यदि बाद में असमान अच, यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो, यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो। हो गया ना अर्थ इसका? एक के स्थान पर नरेश यण हो जाता है यदि बाद में असमान अच बैठा हुआ हो तो। दूसरा सूत्र लिखो, देखते हैं इस तरीके से अर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सतो शुचना शुचु, विभक्ति निर्देश करें। एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो। अब सतो सूचना शुचु के देखो, विभक्ति तुम्हारे सामने है। स या तवर्ग के स्थान पर स या चवर्ग हो जाते हैं यदि पास में, यानी पहले हो या बाद, आगे हो या पीछे। आगे पीछे को हम पहले या बाद भी लिख सकते हैं, पहले या बाद एक संग आएगा अर्थ, या फिर ऐसे कह दो पास, ये भी कह सकते हैं अपन। पास दोनों साइड में हो सकता है, इधर या इधर दोनों साइड में हो सकता है। तो लिखें, स तवर्ग के स्थान पर, श तवर्ग के स्थान पर, स सड़क वाला, स तवर्ग के स्थान पर श चवर्ग हो जाता है, स चवर्ग हो जाता है यदि पास में, कोष्टक में लिखो पहले या बाद, दोनों कंडीशन में, पहले या बाद, कोष्टक बंद, स चवर्ग बैठा हुआ हो तो, स चवर्ग बैठा हुआ हो तो। ठीक है, हो गया। अब देखिए आगे, देखे अब इतना पढ़ने के बाद सबसे पहली संधि शुरू होती है अच के अंतर्गत यण संधि। यण, अब यण संधि के बारे में सीखें। यण संधि में पहला सूत्र आता है इको यणची, इको यणची, ठीक है ना, इको यणची। अब इको यणची क्या कहता है, देखो अभी हमने पढ़ा एक यण अची,
ठीक है ना। अर्थ तो हम समझ गए कि इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में अच, अच बोले तो असमान अच बैठे हुए हों तो, ठीक है ना। अब लेकिन इसकी वृत्ति के हिसाब से देखें अपन, वृत्ति में आचार्य वरदराज ने क्या कहा, तो वृत्ति में कहा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, उन्हीं विद्यार्थियों का चयन होता है जो संस्कृत में सूत्र को व्याख्या सहित पढ़ते हैं। जैसे अब हम देखो, कारकों में सूत्रों की व्याख्या तुम पे याद होनी चाहिए, संधि प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या तुम्हें आनी चाहिए, और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत सूत्रों की व्याख्या आनी चाहिए। ये 3 प्रकरण तो ऐसे हैं जिनमें सूत्र और उसकी वृत्ति तुम्हें अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए। अब देखो, एको यणची, इसने क्या कहा, इकः स्थाने, इकः स्थाने यण स्यात्, यण स्यात् अचिपरे, अचिपरे संहितायां विषये, संहितायां, संहितायां विषये, एकः स्थाने यण स्यात् अचिपरे संहितायां विषये, ठीक है ना। सुधी प्लस उपास्य इति स्थिते, सुधी धन उपास्य इति स्थिते, इति स्थिते। लो भाई, ये वृत्ति है इसकी। हाँ जी, है नहीं, सप्तमी ने परे का कह दिया, ये तो भाष्य है हमारा, कहने का तरीका। सूत्र को इन्होंने हिंदी में, जैसे हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, उस हिंदी का संस्कृत ट्रांसलेशन किया है इन्होंने। अच परे बैठे हुए हो तो, हाँ तो एक ही बात है, अचि परे का मतलब अच बाद में बैठे हुए हों तो देखिए, एकः स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायां विषये सुधी धनोपास्य इति स्थिते। अब इस जगह पर देखिए, अब यहां एक भी आ गया, अच भी आ गया और यण भी आ गया, एक यण अच तीनों आ गए। तो देखो अब बात आती है पहली कंडीशन। पहली बात तो ये समझे, एक यहां पर एक एवं अच, एक एवं अच दोनों के ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही भेद अभीष्ट हैं। ह्रस्व या दीर्घ दोनों ही भेद क्या हैं, अभीष्ट हैं, चाहे गए हैं। क्यों बता सकते हो? क्यों? क्योंकि ये अविधीयमान है, अविधीयमान, और विधीयमान कौन है, यण। तो देखो, एक एवं अच, यहां पर इसके ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही वेद अभीष्ट हैं, तभी तो हम कहेंगे ह्रस्व या दीर्घ ई उ रील री के बाद में भैया असमान स्वर ह्रस्व या दीर्घ बैठे हुए हों तो इकों के स्थान पर यण कर दो, ठीक है ना। दूसरी बात, इक के बाद में इसने कहा है ना, इक के बाद में अच बैठे हों तो यण हो जाता है। तो आचार्य कहने लगे कि इक के बाद में असमान स्वर होगा, इक के बाद में असमान अच होंगे, असमान अच होंगे तो ही यण संधि होगी, अन्यथा 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 समान अच होने पर तो, समान अच होने पर तो, अच होने पर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। दूसरा बिंदु क्लियर। अब तीसरा बिंदु आया कि यहां किस इक के स्थान पर, किस इक के स्थान पर, किस इक के स्थान पर, के स्थान पर कौन सा इक होगा, कौन सा, सॉरी, किस इक के स्थान पर कौन सा यण होगा, यण होगा, इसकी व्यवस्था, इसकी व्यवस्था, इसकी व्यवस्था स्थानेन्तरतमः सूत्र से हो जाती है। कौन से सूत्र से? स्थानेन्तरतमः। स्थानेन्तरतमः, ठीक भाई, इस सूत्र से हो जाती है। अब ये स्थानेन्तरतमः क्या है गुरुजी, इसको समझाइए। तो देखो, इसने क्या कहा कि भाई स्थानेन्तरतमः, स्थानेन्तरतमः, इसने कहा देखो स्थाने अंतरतमः। अब इसने कहा, इसकी वृत्ति कहने लगी कि प्रसंगे सति, प्रसंगे सति, प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्, सदृशतम,
आदेशः स्यात्, सदृशतम आदेशः स्यात्। इसने कहा प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। अरे भाई प्रसंग कहते हैं यदि प्राप्ति हो रही हो तो, प्रसंग बोले तो प्राप्ति, यदि प्राप्ति हो रही हो तो सदृशतम आदेशः स्यात्। प्रसंग, प्रसंग का अर्थ है प्राप्ति, प्रसंग का मतलब है प्राप्ति, प्राप्ति, ठीक है ना। यदि प्राप्ति हो रही हो तो सदृशतम का मतलब होता है अत्यंत निकटतम, अत्यंत निकटतम, बहुत ही समीपतम, निकटतम, ठीक है ना। अरे प्राप्ति हो रही हो तो अत्यंत निकटतम आदेश हो जाता है। अर्थात मैं ये कहूं, यदि ऐसे कहे, यदि एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो रही हो, जैसे एक में ई है हमारे पास और ई आता है एक में, और इस आचार्य कहने लगे कि इको यणची, एक के स्थान पर यण हो जाते हैं। अब एक में आ गया ई और ई की जगह पे यण हो गए चार, य व र ल। जब एक के स्थान पर बहुतों की प्राप्ति हो रही हो तो स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो अत्यंत निकटतम आदेश होगा, अत्यंत निकटतम। अब बन गई निकटता। अरे गुरुजी निकटता तो चार आधारों पर देखी जा सकती है, कैसे? देखो निकटता तो, निकटता चार आधारों पर देखी जा सकती है, कैसे? अर्थ, मात्रा, प्रयत्न और स्थान। अर्थ, मात्रा, प्रयत्न और स्थान। अर्थ, मात्रा, प्रयत्न और स्थान। अब देखें अर्थ क्या है। अर्थ की दृष्टि से हम देख नहीं सकते, ई की और या की अर्थ की दृष्टि से देख सकते हैं क्या है? ई का क्या अर्थ है, या का क्या अर्थ है? अरे इस दृष्टि से भी हम इसकी समानता नहीं देख सकते, निकटता नहीं देख सकते। मात्रा, अरे भाई ई की मात्रा तो ह्रस्व है, लेकिन या की मात्रा ये तो व्यंजन है और व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा की दृष्टि से भी नहीं देख सकते हम। प्रयत्न, अरे ई का प्रयत्न कौन सा है? ई तो विपरीत है। और यह क्या है? यह क्या है? ई सतस्पृष्ट, ई सतस्पृष्ट है कि नहीं है? अब एक तो विपरीत हो गया, एक ई सतस्पृष्ट हो गया, तो प्रयत्न भी समान नहीं है, तो इससे भी नहीं देख सकते हम। ठीक भाई। अब वन की निकटता किससे देख सकते हैं? निकटता की चार ही चीजें हैं वर्णों में, या तो अर्थ देखो, या मात्राएं देखो, या प्रयत्न देखो, और ये नहीं मिले। देखा है ना तुम तुल्यासि प्रयत्नम सवर्णम, वहां भी तो समानता देखी थी, प्रयत्न की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से देखी थी कि नहीं देखी थी, है ना। अब आचार्य कहने लगे कि चार आधारों से ही निकटता देख सकते हैं, अर्थ, मात्रा, प्रयत्न और स्थान। अर्थ की दृष्टि से हम देख नहीं सकते, मात्रा की दृष्टि से देख नहीं सकते, प्रयत्न की दृष्टि से देख नहीं सकते। एकमात्र ही सहारा है हमारे पास, स्थान। स्थान बोले तो उच्चारण स्थान। अब हमारी समझ में आया क्या कि इक में आ गए आपके पास, देखो इक, ठीक है ना। इक में कौन से अक्षर आए? ई, उ, री, री, और ये अविधीयमान हैं तो छोटे बड़े दोनों का ज्ञान कराएंगे। तो मैं लिख देता हूं ई, ओ, री और री, ठीक है ना, और री। इसके बाद में असमान अच हों, ठीक है ना, असमान अच हों, और अच कैसा होना चाहिए? असमान। असमान हो चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ठीक है ना, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, कैसा भी हो, छोटा बड़ा कोई सा आ जाए। तो देखिए ई, ओ, री, री, और री के बाद में ह्रस्व या दीर्घ असमान स्वर बैठा हुआ हो तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। अब गुरुजी यण में चार अक्षर आते हैं, य, व, र और ल। अब किसकी जगह पे कौन सा करें? अरे ई की जगह पे वाह करें कि ऊ की जगह पे या करें? किसकी जगह पे कौन सा करें? तो आचार्य कहने लगे स्थान की दृष्टि से समीपता देखिए। कैसे देखें? देखो भाई स्थान की दृष्टि से समीपता देखेंगे कि ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान क्या है? धन। री का उच्चारण स्थान क्या है? अब देखो इचु यसानाम, या का भी तालु है। उपपद्मानिया नाम वकारस्य, ओष्ठ की ध्वनि तो इसमें भी आ रही है। ऋतु रसाणाम, री मूर्धा से बोला जाता है तो रा भी मूर्धा से बोला जाता है, और ऋतु रसानाम री दंत से बोला जाता है तो ला भी दंत से बोला जाता है। इस तरीके से हमें परिभाषा मिल गई कि भाई
उ ओ री के बाद में असमान स्वर बैठा हुआ हो तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। इस परिवर्तन को ही कौन सी संधि कहते हैं? यण संधि। नियम समझ में आया? इको यणची ने तो ये कहा था कि एकह स्थाने यण स्यात्। एक को यण करने वाला सूत्र कौन सा है? एको यणची। अगर ये पूछ ले तुमसे कि किस एक के स्थान पर कौन सा यण होगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है? स्थानेंतरतमः। पेपर में पूछ ले कि एक के स्थान पर स्थान की दृष्टि से समानता बतलाने वाला सूत्र है एको यणची या स्थानेंतरतमः, तो उत्तर आएगा स्थानेंतरतमः। अरे ई के स्थान पर या करने वाला सूत्र कौन सा है? अगर तुमसे पेपर में यह प्रश्न किया जाए, एक तो यह कहा जाए कि एकह स्थाने यण स्यात् केन सूत्रेण एको यणची। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ई स्थाने य भवति, ई स्थाने य भवति केन सूत्रेण, केन सूत्रेण, तो इको यणची से या स्थानेंतरतमः से, तो ई के स्थान पर या करने वाला सूत्र है स्थानेंतरतमः। इक को यण करने वाला तो इको यणची है, लेकिन उस इक के ई को और य करने वाला सूत्र कौन सा है? स्थानेंतरतमः। आया क्लियर है दोनों क्वेश्चन? ठीक है ना? तो दोबारा से फिर समझिए। देखो, इको यणची सूत्र कहता है एक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में अच बोले तो असमान, क्योंकि समान होने पर तो दीर्घ होगी। असमान अच परे बैठे हुए हों तो यदि एक को यण तभी होगा जब आप संहिता कर रहे होंगे। संहिता बोले तो संधि। अगर आप संधि कर रहे हैं तो एक के बाद में असमान स्वर बैठा है तो आप उस एक को यण कर दीजिए। जैसे सुधीधन उपास्य, यहां पर एक है और यहां असमान अच है, इस कंडीशन में आपकी यण संधि हो सकती है। ये बात इस वृत्ति ने कही। अब मैंने इसे थोड़ा खोल दिया कि ये एक और अण, एक और अच तो अविधीयमान है, यण विधीयमान है, इसलिए पहला बिंदु निकल करके आया कि एक एवं अच अविधीयमान है, तो इसलिए यहां पर इसके ह्रस्व एवं दीर्घ दोनों ही वेदों का ज्ञान किया जाएगा। फिर कहा एक के बाद में हमें केवल असमान अच ही अभीष्ट हैं, समान होने पर तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ। इस बात का भी ध्यान रखना है। अब किस एक के स्थान पर कौन सा यण होगा, इसकी व्यवस्था कौन करता है? स्थानेंतरतमः सूत्र कर देता है। अब स्थानेंतरतम क्या है गुरुजी? ये कहां से नई बीमारी घुसा दी तुमने? एक सूत्र पढ़ाया है, बीच में दूसरा और घुसा दियो, है ना? तो ये स्थानेंतरतम क्या है? तो स्थानेंतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात्। अरे एक के स्थान पर यदि बहुतों की प्राप्ति हो रही हो तो उसके स्थान पर अत्यंत निकटतम आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? अत्यंत निकटतम। कौन सा होता है? अत्यंत निकटतम। सदृशतम आदेशः स्यात्। ठीक, निकटतम आदेश हो जाता है, निकटतम। ठीक है ना? निकटतम आदेश हो जाता है। अब बन की निकटता तो चार आधारों पर देखी जा सकती है, अर्थ, मात्रा, प्रयत्न एवं स्थान। अरे भाई, ना तो हम अर्थ की दृष्टि से देख सकते, न मात्रा की दृष्टि से, न प्रयत्न की दृष्टि से, किसी की दृष्टि से नहीं देख सकते। देख सकते हैं तो केवल स्थान की दृष्टि से। बन गई कैसे साहब? देखो आगे बताया कि ई का स्थान तालु है तो या का भी तालु है, ऊ का ओष्ठ है तो बा का भी ओष्ठ है, मूर्धा री का मूर्धा है तो रा का भी मूर्धा है, और री का दंत है तो ला का भी दंत है। इस तरीके से सिद्ध हो गया कि ई उ री और री के बाद में असमान स्वर हो तो ई को या, उ को वा, री को इस परिवर्तन को ही यण संधि के नाम से जाना जाता है। देखिए इको यणची, इको यणची थोड़ा सा इको यणची, एक सेकेंड, इको यणची केवल वृत्ति लिखा करके उसके बाद कल बता देंगे। इको यणची, एकह यण अचि, वृत्ति लिखेंगे। एकह स्थाने यण स्यात् अचि परे संहितायाम विषये, संहितायाम विषये।
सुधीधनोपास्य इति स्थिते, इति स्थिते। इक के स्थान पर हाँ वृत्ति लिख करके अर्थ लिखेंगे। इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, यण हो जाता है यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हैं हों तो, यदि बाद में असमान अच बैठे हुए हों तो।